प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और आज के टॉपिक का नाम डाइपोल मोमेंट है। आप कुछ मिनट तक कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध कर बैठिए। आपके मन में जितने कन्फ्यूजन है, जितने डाउट्स हैं, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और इससे रिलेटेड नीट जेईई के क्वेश्चंस आप कभी गलत करके नहीं आओगे। डाइपोल मोमेंट, इसे म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू को वैसे ही बनाते हैं जैसे माइक्रोन लिखते हैं, लेकिन यह माइक्रोन नहीं है, यह डाइपोल मोमेंट है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है डिबाई। ये डिबाई साइंटिस्ट के नाम पर है क्योंकि डिबाई ने ही डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था, डिस्कवर किया था। और इसका सिंबल कैपिटल डी लिखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये किस तरीके की क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। फिर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को देखें तो डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कटेड टेल एरो कहा जाता है, जिसमें ये जो टेल वाला पार्ट है ये लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा, जबकि हेड वाला पार्ट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा। तो ये जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट किधर प्रोजेक्ट करेगा? ये प्रोजेक्ट करेगा टूवर्ड्स लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये हेड वाला पार्ट किधर जाएगा? ये जाएगा टूवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, जैसे H2, O2, N2, Cl2, Br2, F2, I2, ये सब जितने भी हैं, ये सभी होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं भी नहीं होता है। कोवैलेंट के इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, बीचों बीच रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का पहला केस लेता हूँ, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी अगर हम बात करते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये देखिए इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ होमोन्यूक्लियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जो सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2, I2, ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सभी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, अगर मान लो कि मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूं, तो ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है। दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, सेम है। ये कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच रहता है, न तो ये हाइड्रोजन आइटम नहीं ये हाइड्रोजन आइटम कोई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब यहीं पर हम जब बात करते हैं तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स हैं हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं जो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये सब सारे के सारे हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मोमेंट की नेट वैल्यू नहीं कहेंगे, डाइपोल मोमेंट वैल्यू ये 0 कभी भी नहीं होती है। क्यों 0 नहीं होती है? क्योंकि दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कभी 0 नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ तो ये देखेंगे, ये HF मॉलिक्यूल हो गया, ये HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ये HBr का मॉलिक्यूल हो गया, ये HI का मॉलिक्यूल है। ये सब सारे के सारे मॉलिक्यूल हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इस हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग देखें तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है और हाइड्रोजन का 2.1 होगा। क्लोरीन का 3.0 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होगा। ब्रोमीन का अगर हम देखें तो ये 2.8 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होगा। आयोडीन का 2.5 होगा और हाइड्रोजन का 2.1 होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9, यहाँ पर कितना होगा 0.9,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4। तो याद रखिएगा कि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं, तो ये जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है म्यू, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, ये पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। यानी कि जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे अधिक होगा उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी अधिक होगी, और जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी अधिक होगी उसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी अधिक होगी। तो अगर इसके बेस पर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो आइए देखें, कंपेयर करें कि एच एफ मॉलिक्यूल में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये सबसे अधिक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें होगा। इससे कम जो है HCl के मॉलिक्यूल में होगा, इससे भी कम अगर हम लोग देखें तो HBr के मॉलिक्यूल में होगा, और सबसे कम किसके केस में होगा, HI के मॉलिक्यूल में होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर म्यू नेट की वैल्यू देखना चाहें, और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नीट और जेई के एग्जाम में कभी भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कभी नहीं पूछी गई है, आज तक नहीं पूछी गई है। केवल क्या पूछा जाता है कि किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, किसका मिनिमम डाइपोल मोमेंट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको कतई याद रखने की जरूरत नहीं है। दीज वैल्यूज आर फॉर द टीचर्स, टीचर के रेफरेंस के लिए है, ताकि बच्चों को समझाया जा सके। तो अगर हम लोग यहाँ पर म्यू की वैल्यू की बात करते हैं, तो इसका म्यू वैल्यू 1.79 डिवाई होता है। HCl की वैल्यू ये 1.07 डिवाई होता है। HBr की वैल्यू 0.79 डिवाई होता है, और इसी तरीके से HI की वैल्यू लगभग 0.35 डिवाई होता है। इस तरीके से वैल्यू भी मैंने लिख दिया, और इस वैल्यू से भी आप समझ सकते हो कि HF के मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक है, फिर इससे कम HCl में है, इससे भी कम HBr में है, इससे कम भी कम HI के मॉलिक्यूल में है। तो ये आपने देखा जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, देन दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू वैल्यू, ये डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू है। इस तरीके से आपने देखा हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को। मैंने बताया हमेशा कि डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कटेड टेल एरो है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कटेड टेल का पार्ट जो है हाइड्रोजन की तरफ होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो फिर जो है हेड वाला पार्ट ये किधर होगा, फ्लोरीन की तरफ। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। HCl के केस में डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। HBr के केस में डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ठीक इसी तरीके से HI के मॉलिक्यूल में भी डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट, अब हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन में 2 से अधिक एटम पार्टिसिपेट करते हैं। वो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ P4, S8, ये सभी होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। लेकिन वहीं पर बात करूँ CH4 मीथेन की, BF3 की, BeF2 की बात करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, NH3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, NF3 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये सब सारे के सारे हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी 2 केसेज हुए। एक जो पहला केस हुआ ये होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का केस हुआ, और होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस का मतलब है तो ये P4 का मॉलिक्यूल हो गया, ये देखिए ये S8 का मॉलिक्यूल हुआ। ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में अब डाइपोल मोमेंट को केवल डाइपोल मोमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट म्यू नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में म्यू नेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि चारों फॉस्फोरस एटम, यहाँ पे 8 सल्फर एटम, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहीं भी किसी तरफ नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब वहीं पर मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, और ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, ये हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हुए, जिनके फॉर्मेशन में कम से कम 2 से अधिक अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हेट्रोन्यूक्लियर कहा जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू कुछ बातों पर डिपेंड करता है। किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, इस बात पर डिपेंड करता है।
दूसरी बात जो है किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर म्यू नेट की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं कुछ ऐसे ही जो मॉलिक्यूल को लेने जा रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है सिमेट्रिकल होता है और दूसरा मॉलिक्यूल होता है अनसिमेट्रिकल। तो हेटेरोन्यूक्लियर में देखें तो ये भी दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम के साथ सभी एटम के साथ बॉन्ड का इंटरेक्शन सेम होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के एग्जांपल। मैंने आपको क्या बोला कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जहां पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लोन पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। और साथ ही साथ जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स होते हैं, ये बॉन्डेड एटम्स ये सब सारे के सारे जो किससे बिलोंग करते हैं? सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल का हम लोग एग्जांपल देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि BeF2 हो गया। इसी तरीके से बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, BF3, BCl3, BS3, जैसे मैंने जो लिख लिया कि BF3 हो गया, ये देखिए ये AlF3 हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, जैसे CH4 हो गया, CF4 हो गया, CCl4 हो गया, ये सब सारे के सारे, तो जैसे सपोज करें कि मैं जो CCl4 लिख लेता हूँ, CH4 लिख लेता हूँ, इसी तरीके से PCl5 हो गया, SF6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है और सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम दोनों सेम है। जैसे बेरिलियम के साथ दोनों फ्लोरीन के ही हैं, बोरॉन के साथ तीनों फ्लोरीन के ही एटम हैं, एल्युमिनियम के साथ तीनों फ्लोरीन के ही एटम हैं, कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और कार्बन के साथ जो बॉन्डेड सभी चारों क्लोरीन के ही एटम है। कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है सभी चारों हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं। इसी तरीके से फास्फोरस पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फास्फोरस के साथ बॉन्डेड होता है सभी क्लोरीन के ही एटम है। सल्फर पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन सल्फर के साथ बॉन्डेड होता है सभी फ्लोरीन के ही एटम्स हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? तो आपको आंख बंद करके, बिल्कुल ऐसे आंख को बंद कर लेना है और बंद करके इनके लिए नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये सब जितने भी इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे, म्यू नेट की वैल्यू हमेशा आपको जीरो लिखनी है, अगर आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है? अगर मैं इसमें से एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँ तो आइए दिखा देते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने जो बेरिलियम फ्लोराइड लिया हुआ है, BeF2 लिया हुआ है। अब इसमें मुझे डाइपोल मोमेंट दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? ये बेरिलियम हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। इसका शेप कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। बेरिलियम पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। बेरिलियम से जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। बेरिलियम से किधर होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों डाइपोल मोमेंट वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों का इंट्रैक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे, और जब कैंसिल कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, BeF3 के मॉलिक्यूल का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए BeF3 का मॉलिक्यूल हुआ। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की केस में देखें तो ये बोरॉन हो गया, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। मैंने आपको क्या बोला है कि दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में म्यू नेट की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए। अब इसका शेप कैसा है? इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखिएगा बोरॉन से जो था फ्लोरीन की तरफ होगा, बोरॉन से किधर होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। बोरॉन से किधर होगा डाइपोल मोमेंट? फ्लोरीन की तरफ होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है तीसरे के इक्वल होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस तीसरे के इक्वल होगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक तीसरे के इक्वल होगा। यानी कि दो मिलकर जो है तीसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस मॉलिक्यूल के केस में भी आप म्यू नेट की वैल्यू क्या देखेंगे? जीरो होगा। इस तरीके से सभी जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे सबका डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो होगा। अब आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर मैं अनसिमेट्रिकल नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में जो बात करते हैं तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, ये देखिए अब मैं आपको अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर मैं अनसिमेट्रिकल
मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलूं तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम, या अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम कोई भी जो डिफर कर जाए, दूसरे एलिमेंट से बिलोंग कर जाए, तो फिर बॉन्ड इंटरेक्शन सेंट्रल एटम के साथ डिफर कर जाता है। ऐसे कंडीशन में इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। आइए, मैंने क्या बोला कि यहां पर जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम में है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और कोई भी बॉन्डेड एटम, ये देखिए बॉन्डेड एटम में भी डिफर, ये क्या करेगा, ये डिफर कर सकता है, कोई भी एक कम से कम डिफर करेगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल देता हूं तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। H2S की बात करता हूँ, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन ही है, सेम एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के हैं, लेकिन सल्फर पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हुआ, इस वजह से ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरीके से अमोनिया देखिए, नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसी तरीके से PH3 का केस देख लीजिए, या PCl3 का केस देख लीजिए, फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर जो है 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अगर आप देखें NF3 देखें, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन के ही एटम है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से कैसा मॉलिक्यूल हुआ, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। जैसे अगर मैं यहाँ पे CHCl3 की बात करता हूँ, तो CHCl3, इसके केस में कार्बन पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिएगा कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन के एटम है, लेकिन 1 हाइड्रोजन का एटम है, 1 हाइड्रोजन का एटम डिफर कर गया, इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे CH2Cl2 की मैं बात करता हूं, ये देखिए इस केस में आप क्या देखेंगे कि कार्बन पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, चारों हाइड्रोजन के एटम नहीं है या चारों क्लोरीन के एटम बॉन्डेड नहीं है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। तो ये जितने भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ, इन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी केस में म्यू नेट की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। और वो कितनी वैल्यू होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड देयर ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब आइए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ और उन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, और ये एग्जांपल किसका है, वाटर के मॉलिक्यूल का है। इस वाटर के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो देखिए ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हुआ, और इस ऑक्सीजन पर ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, बेंड शेप होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डायपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर की डायपोल मोमेंट की वैल्यू बॉन्ड पेयर के डायपोल मोमेंट वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों किधर होगा, ये सेंट्रल एटम से दूर प्रोजेक्ट होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की कम है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का कितना होगा, 2.1। ये देखिए मैं लिख भी देता हूँ, इसका 2.1 है, और इस ऑक्सीजन का कितना है, ये 3.5 है। तो ऐसी कंडीशन में डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, और इसी तरीके से हाइड्रोजन से किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब ये देखिए ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जब ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको पहले ही बोला है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी, तो सेम डायरेक्शन में है तो इसका एडिशनल इफेक्ट होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो इसका जो है सब्ट्रैक्शनल इफेक्ट होगा, ये डिक्रीज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो नेट बढ़ जाएगी, ये म्यू नेट की वैल्यू हो गई। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये 1.86 डिवाई है, कुछ बुक्स में 1.85 डिवाई भी लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि एक मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ, और वो दूसरा एग्जांपल सपोज कीजिए कि NF3 के मॉलिक्यूल का है। अब ये देखिए NF3 के मॉलिक्यूल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का एटम है, दिस इज द फ्लोरीन एटम, दिस इज द फ्लोरीन एटम। अब ये फ्लोरीन का एटम है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डायपोल मोमेंट सेंट्रल एटम से हमेशा दूर होता है। ये देखिए ये कैसे हुआ, दूर हो गया।
अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देखें, नाइट्रोजन फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक है, तो कहां पे होगा डायपोलमेंट? नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से किधर होगा? फ्लोरीन की तरफ। अब ये तीनों का जो इफेक्ट और ये लोन पेयर यहाँ पे देखेंगे, तीनों जो इसको मिनिमाइज करने का काम करेंगे, कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया है। तो लोन पेयर की वजह से डायपोलमेंट की वैल्यू बॉन्ड पेयर की वजह के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो ये तीनों इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर इसके इफेक्ट को बहुत कम कर देते हैं। और अगर आप नेट डायपोलमेंट की वैल्यू मैं दिखाना चाहूँ तो नेट डायपोलमेंट की वैल्यू केवल इतनी रह जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो कितनी है, म्यू नेट इक्वल टू ये 0.24 डिवाई, कुछ बुक्स में 0.25 डिवाई भी लिखा है, इस तरीके से हो जाता है। एक मैं और आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये एग्जांपल जैसे CH-Cl3 मॉलिक्यूल है, इस CH-Cl3 मॉलिक्यूल का देख लेते हैं एग्जांपल। ये देखिए CH-Cl3 के मॉलिक्यूल है। अगर ये CH-Cl3 का मॉलिक्यूल है और इसको अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, जरा समझिएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? पहले मैं इसका जो है स्ट्रक्चर बना दूँ। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ। ये कार्बन हो गया, या चलिए ज्योमेट्री बना देता हूँ, यह हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ये आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल शेप ही होगा इसका भी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ये इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कोई घर है, जैसे मेरा ही घर है, मैं अकेले जो कमाने वाला पर्सन हूँ और 3 लोग जो बैठ के खाने वाले हैं, तो मेरे ऊपर जो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं? आए समझ में? लेकिन अगर यहीं पर जो मैं और मेरी धर्म पत्नी जो कमाएं और 2 लोग बैठ के खाएं, तो 2 लोग कमाने वाले, 2 लोग खाने वाले, प्रॉपर सप्लाई चेन बनी रहेगी। 3 लोग कमाने वाले हों और 1 लोग खाने वाले हों, तो और ज़्यादा प्रॉपर सप्लाई चेन बनी रहेगी। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझिएगा। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो डायपोलमेंट हाइड्रोजन से किधर होगा? कार्बन की तरफ होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन है और ये क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ये देखिए कार्बन से क्लोरीन की तरफ डायपोलमेंट, कार्बन से क्लोरीन की तरफ डायपोलमेंट होगा। तो ये केवल एक सप्लाई कर रहा है और ये तीनों जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये अलग अलग एलिमेंट हैं, यहाँ पे बॉन्ड इंटरेक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पर डायपोलमेंट की वैल्यू कम तो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो इसके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू ये जीरो नहीं होगी। ये याद रखिएगा, ये कैसा मॉलिक्यूल है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप आगे का भी मेरा वीडियो देखिएगा। नीट जेईई में एक बहुत ही पॉपुलर जो था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा गया और 99% बच्चे गलत करके आते हैं कि क्या पूछा गया है कि CCl4, CH-Cl3, CH2, Cl2, CCl, है ना, इनमें डायपोलमेंट को रिलेट कीजिए, कंपेयर कीजिए, ऐसा पूछा गया है। तो मैं अपने आने वाले वीडियो में ये बनाने वाला हूँ, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस बताने वाला हूँ। और ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस क्या है, जरा ये देखें। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, चाहे वो भले पॉलीएटॉमिक हो, तो उसमें नेट डायपोलमेंट की वैल्यू कैसी होती है? जीरो होती है। मेरी बात को सुनिएगा। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, इन सबके केस में भी डायपोलमेंट की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में डायपोलमेंट की वैल्यू, नेट डायपोलमेंट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। ये मैंने बताया। अरे भाई, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री इज द मिस्टीरियस सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने केमिस्ट्री को एक्सेप्शन डाल डाल के जो बनाया हुआ है। आइए देखें, कुछ एक्सेप्शनल केस हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये एक्सेप्शनल केस कैसा केस हुआ? ये अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हुआ। अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे, जरा समझिएगा, जिनॉन डाइफ्लोराइड हो गया, ये ICl2 माइनस हो गया, ये I3 माइनस हो गया, ये Cl3 माइनस हो गया। ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों कहेंगे? क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से। ये देखिए, जैसे XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड हुआ, ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। इस जिनॉन के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है इस पर। इस ICl2 माइनस के केस में देखें तो इस आयोडीन पर भी कितने हैं? 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं।
इस I3 माइनस में जो सेंट्रल आयोडीन एटम है, सेंट्रल वाले की बात कर रहा हूं, 3 आयोडीन है ना, तो एक बीच में सेंट्रल वाला होगा, उस पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल वाले आयोडीन एटम पर 3 लोन पेयर, ये देखिए 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेम चीज होता है यहां पर भी, होता है सेंट्रल क्लोरीन एटम पर भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के केस में है। जिनॉन टेट्राफ्लूराइड की बात करता हूं तो जिनॉन के केस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, ये कौन से मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ये सारे के सारे ये अनसिमेट्रिकल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और अभी मैंने क्या बोला कि अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में म्यू नेट की वैल्यू 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में यहां पर म्यू नेट की वैल्यू 0 होती है। आपको याद रखना है कि अगर इनका शेप लीनियर शेप है या स्क्वायर प्लेनर शेप है, यह स्क्वायर प्लेनर शेप हुआ, तो ऐसी कंडीशंस में नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जानी है। यह गांठ बांध लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। और यकीन मानिए कि 99.99% बच्चा, लगभग सारा का सारा बच्चा इसको गलत करके आता है। अब आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसमें म्यू नेट की वैल्यू 0 कैसे होती है। मैं 2 केस ले लेता हूं, एक XeF2 ले लेता हूं, एक यहां पे देखिए ICl2 ले लेता हूं, और एक जिनॉन टेट्राफ्लूराइड ले लेता हूं। 3 केस मैं बताने जा रहा हूं। आइए देखें। जैसे मान लीजिए कि मैंने XeF2 मॉलिक्यूल का केस लिया। XeF2 मॉलिक्यूल के केस में आप क्या देखते हैं, XeF2 मॉलिक्यूल के केस में आप देखेंगे कि यहां पर ये जिनॉन है, जिनॉन के साथ ये फ्लोरीन है। जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर्ट गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका होगा से। अब अगर आप देखो, यहाँ ध्यान देना कि जिनॉन से फ्लोरीन जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट जो जिनॉन से किधर होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। जिनॉन से किधर होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, 0 हो जाएगा इन दोनों का इफेक्ट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड इंटरेक्शन सेम है, सेम एलिमेंट है, बॉन्ड लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है। अब आइए जो, तो ये 3 लोन पेयर का क्या होता है, ये तीनों लोन पेयर ट्राइगोनल शेप बनाते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डायपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होगा, तो ये इधर से इधर हो गया, यहाँ पर इधर से इधर, और इस लोन पेयर की वजह से भी इधर से इधर हुआ। ये 2 लोन पेयर मिलकर तीसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये 2 मिलकर इस तीसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 2 मिलकर इस तीसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस मॉलिक्यूल्स में म्यू नेट की वैल्यू आप क्या देखोगे, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं ICl2 माइनस का केस भी आपको दिखाऊंगा। ये ICl2 माइनस के केस में देखिए, यहाँ पर आयोडीन है, इस आयोडीन के साथ एक क्लोरीन एटम कोवेलेंटली ऐसे बॉन्डेड है, और एक क्लोरीन एटम ऐसे कोवेलेंटली बॉन्डेड है। यहाँ पर यह नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था क्लोरीन पर, लेकिन अगर किसी एक क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो दूसरा वाला क्लोरीन होता नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज इसी पे क्यों होना चाहिए, इस पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये जब डिस्प्यूट चलता है तो नेगेटिव चार्ज किस पे हम लोग रखेंगे, इस आयोडीन पे रखेंगे। अब आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। नेगेटिव चार्ज की वजह से कितने हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गए कोवेलेंटली, तो कितने बचे आयोडीन पे, 6। तो 6 बचे, तो ये देखिए, ये एक लोन पेयर ये हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया, ये तीसरा लोन पेयर हो गया। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बन रहा है। अब इसके केस में अगर हम डायपोल मोमेंट दिखाएं तो आयोडीन से क्लोरीन की तरफ होगा, आयोडीन से क्लोरीन की तरफ होगा। ये दोनों जो है डायरेक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आयोडीन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ डायपोल मोमेंट, आयोडीन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ डायपोल मोमेंट, आयोडीन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ डायपोल मोमेंट, तो ये दोनों मिलकर
इसको कैंसिल कर देंगे, ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे और ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू आप देख रहे हो क्या होगा, 0। अब मॉलिक्यूल के शेप की बात करता हूं, तो इस मॉलिक्यूल का शेप होता है या इस मॉलिक्यूल का शेप ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, दोनों ही मॉलिक्यूल का शेप लीनियर शेप दिखाई दे रहा है, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब आइए मैं आपको XeF4 मॉलिक्यूल का केस दिखाने जा रहा हूं, जिनॉन टेट्राफ्लुआइड का केस, कि इसमें डायक्रोमेंट कैसे होगा 0। आइए देखें, अगर इसका हम लोग शेप बनाते हैं तो देखिए जिनान हो गया, जिनान के साथ ये फ्लोरीन, जिनान के साथ ये फ्लोरीन हो गया, जिनान के साथ देखिए ये फ्लोरीन हो गया, जिनान के साथ ये फ्लोरीन हो गया, और एक यहाँ पर जो था लोन पे इलेक्ट्रॉन ये इस जगह पर है और एक दूसरा लोन पे इलेक्ट्रॉन ये इस जगह पर है। ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर डायक्रोमेंट देखना चाहते हैं तो जिनॉन से जो तो फ्लोरीन की तरफ होगा, जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया है क्योंकि बॉन्ड का मैग्नीट्यूड, बॉन्ड इंटरेक्शन सेम है। ये जिनॉन से जो था इस फ्लोरीन की तरफ होगा और ये जिनॉन से जो किधर होगा, इस फ्लोरीन की तरफ होगा, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। लोन पे इलेक्ट्रॉन में देखें तो जिनॉन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ और जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ, लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, सॉरी इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस मॉलिक्यूल के केस में म्यू नेट की वैल्यू भी कैसी होगी, 0 होगी। इस तरीके से प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।